Welcome, boys. How are you? I think you all must be fine. And whatever the chapter that we have started regarding the diseases, and it is most important point of view that to maintain a good health, right? Now, last session we have already seen the diseases caused by various types of bacteria. Today we will see the viruses. Dreadful viruses are there which can spread a critical and most dangerous diseases. So some of the diseases that we will see that how the virus affect viruses, ये किस प्रकार से ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसी हिसाब से रिमेडियल मेजर में वो बीमारी दूर करने के लिए कौन से मेडिसिन्स है या फिर दूसरी प्रिकॉशंस ये ले सकते हैं. तो फर्स्ट वन दैट इज पोलियो. पोलियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलियोमाइलिटिस. जनरली आपने देखा होगा कि बचपन में जब फीटस स्टेज के बाद, जन्म के बाद 3 साल तक ये कंटिन्यूअस वैक्सीनेशन किया जाता है छोटे बच्चों का. एज ग्रुप 1 से लेके 3 साल तक कंटिन्यू वैक्सीनेशन की जाती है. वो क्यों किया जाता है? उसमें से एक वैक्सीन ये पोलियो का डोज भी होता है. पोलियो का डोज इसलिए होता है कि पर्टिकुलर ये डिसीज में जनरली पैरालिसिस की संभाव ज्यादा होती है और इसलिए कंटिन्यूअस इस डिसीज से दूरी बनाए रखने के लिए बचपन में बच्चों को पोलियो के डोज दिए जाते हैं. नाउ दिस पोलियो इट इज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस व्हिच गिव्स द मेन, यहाँ पे ध्यान में रखना है, the paralysis, the attack of paralysis. Next one, the fever and headache due to which the child would not get concentration. Okay, and for that this therapy is there, that is oral polio vaccine, which is also called as OPV, that is oral polio vaccine. इसमें जो ड्रॉप है जिंदगी के 2 गुण कहा जाता है कि वो ड्रॉप वो चाइल्ड को 2 ड्रॉप दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर पोलियोमाइलिटिस केस में. देन नेक्स्ट वन इन्फ्लुएंजा. जनरली जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में जो बारिश गिरती है और बारिश गिरने के बाद ये इन्फ्लुएंजा का अटैक ज्यादा होता है. अब इसमें फीवर ऐसी कंडीशंस ये कंटिन्यू होते रहती है और सबसे ज्यादा जो खतरा होता है फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. तो पीने का जो पानी है ये अच्छी तरह से उबाल के या उसको डिसइंफेक्ट करके पीना चाहिए ताकि हम ये वायरस से दूर रह सके. इट इज कॉज्ड बाय द ऑर्थोमिक्सोवायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस. और इसमें जो सिम्टम्स है कि बुखार के साथ साथ आपके शरीर में टेम्परेचर की रेंजेस तो बढ़ती है, उसके साथ साथ छींक आना और मस्कुलर पेन, बॉडी की जो मसल्स है उसमें पेन है, दर्द है, दुखते रहती है इस प्रकार. एंड द नोज डिस्चार्ज यानी नाक ये कंटिन्यू बहती रहेंगी. तो उसके कारण इन्फ्लुएंजा में द पेशेंट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट. और इसके लिए भी अलग-अलग इसमें एज ग्रुप में जो डॉक्टर या जो फिजिशियन सजेस्ट करता है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ये प्रीफर करना है टू रेस्क्यू और फ्रॉम द कॉज ऑफ डिसीज. उसके बाद आता है चिकन पॉक्स व्हिच इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला हर्पिस वायरस. और चिकन पॉक्स भी जनरली छोटे एज में आपने देखा होगा
कि पूरे शरीर के ऊपर चिकन पॉक्स होने के बाद एक छोटे छोटे ब्राउनिश धब्बे आ जाते, दाग आ जाते छोटे छोटे, और वो फैलते जाते। और आफ्टर दैट दीज ड्यू ड्रॉप्स यानी छोटे पानी के बूंद के साइज के, या फिर जो आप सवेरे सवेरे घास के ऊपर जो दव देखते हो, दव बिंदु, उसके समान ये अपीयर होते हैं। पहले रेडिश होते हैं और धीरे धीरे ये ब्राउन होते जाएंगे, जो आपकी पूरी जो स्किन है, अगर ज्यादा इसमें अगर होता है ये, तो स्किन के ऊपर उसके ब्राउनिश स्पॉट भी अपीयर होते हैं। इस चिकन पॉक्स में रैशेस, बॉडी के ऊपर ऐसे रैशेस, या जिसको हम लोग कहेंगे व्रण आएंगे बॉडी के ऊपर। So this varicella herpes, it is also cured by maintaining the hygienic condition as well as the vaccine for chicken pox. The next one, the dengue fever. Now in dengue fever, which is also called as the breakbone fever. अब breakbone fever इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे शरीर की जो मसल्स है, वो मसल्स इसमें तनाव खिंचाव आ जाएगा और पूरी तरह से वो मसल्स है ये जकड़ जाती है। तो मेन इसका ध्यान रखना है कि पेन इन मसल, यहाँ पे मसल्स और जो जॉइंट्स होते हैं, ये जैसे जो जॉइंट्स हो गए या पैर के जॉइंट्स हो गए, तो इसमें जो दो बोन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली या उसको मूवेबल कंडीशन में रखने वाली जो मसल्स होती है, वो मसल्स में पेन होगा। और इंटरनली द हीमोरेजिक कंडीशन में जगह जगह बॉडी से ये रक्तस्राव होना या ब्लड पुश होना, ब्लड निकलना, तो these are the symptoms for dengue fever. And next that is rabies. Now rabies, ये आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम लोग छोटे, तो उस समय पेरेंट्स है ये हमेशा कुत्ते बिल्ली इनसे बच्चों को दूर रखते हैं। इसे दूर रखने का ये कारण है कि अगर उनके काटने से उनके सलाइवा में, उन एनिमल्स के सलाइवा में ये वायरस पाया जाता है, जो काटने के बाद थ्रू ब्लड स्ट्रीम से वो सीधा ह्यूमन के शरीर में प्रवेश करता है। और ये by this virus, rhabdovirus, it is the name of virus which causes the rabies, which is also called as the hydrophobia. Hydrophobia means अगर कोई पानी की जगह है, जैसे छोटी तालाब है ये, तो वो पेशेंट को पानी से बहुत डर लगता है। ये कंडीशन क्रिएट होती है कि डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वो असर करेगा वायरस, और जो कीटाणु होते हैं इस रैबीज इसमें, वो कीटाणु मैडनेस यानी आपके जो फेशियल जो मसल्स है वो भी तने जाएंगी, एक प्रकार का खिंचाव रहेगा वहां पे। जो लैरिंक्स जो होता है, लैरिंजियल स्पैज्म। नाउ व्हाट इज मीन बाय लैरिंजियल स्पैज्म, कि आपकी आवाज चेंज हो जाती है। फेशियल मसल ये तनाव आने के कारण आपका चेहरा भी एक नॉर्मल से लेके अलग ही फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएगा ये केस में। एंड स्पैज्म का मतलब होता है कि जब आप बात करते हो, बात करते में आपका जो आवाज है आपकी पूरी तरह से टोनिंग बदली हुई होंगी। और इसका अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो जनरली जो हाइड्रोफोबिया वाली जो कंडीशन बताया कि ये डिसीज के कारण, रैबीज होने के कारण, एक तो उनका जो बिहेवियर होगा वो पेशेंट का, इट विल बिहेव लाइक अ डॉग। जो आवाज निकालेंगे वो उनकी डॉग के समान आवाज होंगी। एक सीवियर मैडनेस कंडीशन इसमें होंगी। इसको ये अगर देयर इज अ बाइट बाय डॉग और एनी डोमेस्टिक एनिमल लाइक कैट, so patient must take the injection prescribed by the physician. अब पहले ये था कि इसके लिए 14 इंजेक्शन के टीके लगवाते थे, लेकिन अभी
साइंस में जो रिसर्चेस है इसके कारण उतने टीके की आवश्यकता नहीं है। तो these are some of the viral diseases which are dangerous if not properly cared. Now next, now some diseases are so dangerous and so fatal that their recovery is nearly impossible, because such diseases like cancer, like AIDS, they are considered as a dreadful diseases. So from this one, we will see some of the important points regarding the cancer. Now what is cancer? कैंसर ये जनरली होता है कार्सिनोजेंस द्वारा। नाउ कार्सिनोजेंस ये कुछ भी हो सकते हैं। इट मे बी द पोल्यूटेंट्स, इट मे बी सम बायोलॉजिकल और मैकेनिकल एजेंट, और ऐसी कुछ नई चीज जो बॉडी में प्रवेश करने के बाद वर्क करती है एज अ म्यूटेंट। क्या वर्क करती है? एज अ म्यूटेंट। एंड ड्यू टू दैट अनकंट्रोल्ड, और हम लोग ये कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल माइटोटिक सेल डिवीजन, आउट ऑफ कंट्रोल माइटोटिक सेल डिवीजन, और जो नए सेल फॉर्म होंगे वो नई सेल ये कुछ भी काम की नहीं रहती, वो सिर्फ वहां पे बंच बनाएंगे, और ये सेल डिवीजन इतना कंटिन्यूस होता है कि उसको रोक पाना ये बहुत मुश्किल होता है। सो सिंपल, पहले पॉइंट में द अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीजन। जनरली ये होता है कि सेल डिवीजन जब होगा कोई भी, जैसे ऑर्गन रिकवरी के लिए, तो एक जितना आवश्यक है ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सेल्स ओनली डिवाइडेड, ऑप्टिमम जितनी आवश्यकता है उतनी। But in this case, uncontrolled and undifferentiated. Undifferentiated means the cells are not related with any function. Only the division continue, carry on, and they form a bunch, they form a lumps inside the human body. अब ये कैंसर बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है। इसके कुछ डिटेल्स देखेंगे हम लोग कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स तैयार होती है शरीर के अंदर, उन्हीं को कहा जाता है कैंसरस सेल। क्या कहा जाएगा उनको? कैंसरस सेल। और कैंसर ये कोई इन्फेक्शन के द्वारा हुआ डिसीज नहीं है। इन्फेक्शन में जनरली हम लोग देखते हैं कि बाहर से कोई पैथोजन आता और डिसीज कर देता है, बट इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज जो जनरली क्या करता है शरीर के अंदर, क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द सेल्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दिख रही है। अब यहाँ पे क्या होगा? द एंट्री ऑफ एनी कार्सिनोजन, द एंट्री ऑफ एनी कार्सिनोजन, व्हाट विल हैपन? द कंटिन्यू देयर विल बी increase in the number of cell, and such type of lump will form. This lump referred as a tumor. इसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्यूमर। और ये शरीर में किसी भी अंग में हो सकता है। और ये जो ट्यूमर फॉर्म होते हैं, ये ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। एक ट्यूमर जो रेस्ट्रिक्टेड होता है एक जगह के लिए, मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ट्यूमर हुआ तो वो उतनी ही जगह रेस्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि ये बाहर से इट इज कवर्ड बाय सच टाइप ऑफ कवरिंग। सो दैट्स व्हाई द ट्यूमर कैन नॉट स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सच टाइप ऑफ ट्यूमर it is referred as a benign tumor। but दूसरे केस में अगर हम लोग देखते हैं कि एक जगह अगर ट्यूमर फॉर्म हुआ तो जो कैंसरस सेल्स है ये
पूरे शरीर में फैलते जाती है और पूरे के पूरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर जाती है। सो ये जो मूवमेंट होंगी, दिस मूवमेंट इट इज कॉल्ड एज मेटास्टासिस। इसको क्या कहेंगे हम लोग? मेटास्टासिस। दैट इज द कैंसर सेल मूव फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। एक ऑर्गन से वो दूसरे ऑर्गन में जाके वहां पे फिर अनकंट्रोल सेल डिवीजन चालू करेंगे, क्योंकि जितनी जगह सेल ये स्प्रेड होंगी उतनी ही जगह पे कंटिन्यू ये आउट ऑफ कंट्रोल सेल डिवीजन शुरू रहेगा। और जो शुरुआत ओरिजिनल प्लेस पे हुई थी वैसी ही शुरुआत बाकी जगह होना चालू होगा। जो सच टाइप ऑफ ट्यूमर it is referred as a malignant tumor. बेनिगन ट्यूमर में एक जगह जहां भी ट्यूमर फॉर्म हुआ है उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं with the help of operations. But the malignant, in case of malignant, it is a dangerous one क्योंकि आपके पूरे शरीर में ही कैंसर सेल्स फैलने के कारण there will be no control on cell division. Only the intensity of that cell division can be lowered. So this is in case of the malignant tumor. Now जो एजेंट बाहर से आके जैसे पोल्यूटेंट्स हो गए, रेडिएशंस, जो एक्सरे रेडिएशन से कांटेक्ट में रहते हैं, देन some of the products like tobacco, आपने देखा होगा टोबैको और जो सिगरेट्स होती है उनमें वैधानिक सूचना होती है कि ये यूज करने से आपको कैंसर का खतरा हो सकता है, एंड सब बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल एजेंट। अब शुरू में जैसे यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने के बाद इस प्रकार से ट्यूमर फॉर्म होंगे, लेकिन रेगुलर वर्किंग में जो ऑर्गन के पास ट्यूमर फॉर्म हुआ है ये क्या करेंगे? दीज सेल जो ओरिजिनल बॉडी की सेल्स है उनके ऊपर ये सेल बढ़ने से वो पर्टिकुलर ऑर्गन ये वर्क करना कम कर देगा, या सिंपली वी कैन से the efficiency of work of that organ will be reduced day by day due to the formation of this tumor. Now on the basis of their formation, जहाँ पे कैंसर ये फॉर्म होता है या जिस जगह पे ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू होता है उसके आधार के ऊपर कैंसर को डिफरेंशिएट किया गया है। More than 100 types of cancers are there, but out of that, some of the cancer, that is carcinomas, ये जनरली होगा लंग्स में जहां पे पूरे एल्वियोलाई का बंच होता है और हर एक इनहेलेशन में द एल्वियोलाई ये फुल होती है ऑक्सीजन से और एक्सहेलेशन से वो एम्प्टी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर लंग्स के जगह अनकंट्रोल्ड अगर सेल डिवीजन है तो जिस कंपार्टमेंट में लंग्स ये सेटल है वहां पे वो प्रॉपरली इनहाल और एक्सहाल नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या होगा? शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग। कि ब्रीदिंग करते समय या श्वास लेते समय वो पेशेंट प्रॉपरली या फ्रीली इनहाल या एक्सहालेशन नहीं कर पाएगा। देन ब्रेस्ट कैंसर जनरली ये बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है। देन कोलोन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन का पोर्शन होता है वहां पे संभावना होती है। सेकंड टाइप सार्कोमस जनरली बोन कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स। अब बोन कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू में
एक्स्ट्रा सेल फॉर्मेशन होने से इट विल अफेक्ट ऑन द मूवमेंट एक्ट, जो हम लोग लोकोमोशन करते हैं उसके ऊपर उसका अफेक्ट होगा। लिम्फोमास जो लिम्फ नोड्स होते हैं एंड लिम्फ दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इम्यूनिटी सिस्टम। सो यहाँ पे द कंडीशंस ऑफ लिम्फोमास डायरेक्टली अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम, जो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति होती है उसके ऊपर डायरेक्ट इसका असर होगा इन केस ऑफ लिम्फोमास। ल्यूकेमिया, आपने जनरल एक ब्लड कैंसर नाम सुना होगा। नाउ दिस ल्यूकेमिया ये फॉर्म होता है बोन मैरो में और ब्लड स्ट्रीम में, और ये कंटिन्यूस फैलते जाता है एंड इट इज द मोस्ट डेंजरस which is also called as the blood cancer. Then adenomas ये कैंसर की वो कंडीशन है जहां पे हमारे बॉडी की जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, जैसे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। Now these glands are responsible to secrete important hormones, important enzymes that accelerate the different types of metabolic activity। तो ऐसे ग्लैंड्स में जब ये पाया जाता है वो कंडीशन कैंसर की होती है एडिनोमास कैंसर। ओके, नाउ हियर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने से एकदम से ये रोका नहीं जाता, लेकिन उसको रेगुलर ट्रीटमेंट से, और वो होंगी कंबाइंड थेरेपी। उसको क्या कहेंगे हम लोग? कंबाइंड थेरेपी। ऐसे बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज को यूज करके वो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। ऐसे क्योर में रेडिएशन थेरेपी, इसमें जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो द पेशेंट का जो कैंसरस पार्ट है उसको एक्सपोज किया जाता है। कीमोथेरेपी, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी डिफरेंट केमिकल्स आर used to cure the patient. इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज करना ये एक है। देन हार्मोन्स आर आल्सो यूज्ड एंड जीन थेरेपी, बट जीन थेरेपी इट इज अ क्रिटिकल वन। तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना हमको कि हाउ टू गेट रीड ऑफ द कैंसर, बिकॉज यू मस्ट बी अवे फ्रॉम दोज कार्सिनोजेनिक एजेंट। वो कार्सिनोजेनिक एजेंट से हमेशा खुद को बचाए रखना है ताकि वो शरीर में प्रवेश करते ही उसका कोई असर ये हमारे बॉडी पे ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। थैंक यू।